बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डॉक्टर फ़रख नसीम, आपको, आपकी टीम को आज मैं स्पेशली खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा मैंने ही आप पे प्रेशर रखा था कि इसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो रिफॉर्म्स हैं इनको जल्दी जल्दी इन रिफॉर्म्स को लेके आए। देखिए, मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। 18 साल की उम्र के बाद मैं इंग्लैंड था, पढ़ाई की, फिर मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, फिर मैंने दुनिया देखी। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी का ख्याल है कि मुल्क तरक्की कर सकता है रूल ऑफ लॉ के बगैर, अगर किसी का ख्याल है कि ये हो सकता है, तो वो शायद कोई फैंटेसी वर्ल्ड में तो ऐसे हो जाए कि आप एक दिन आए और एशियन टाइगर बन जाए पाकिस्तान। लेकिन रियलिटी में ये है कि आज तक किसी माशरे ने तरक्की की नहीं जब तक उनका लीगल सिस्टम ठीक नहीं है, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो मेरा कंपैरिजन हुआ, मैं हम पाकिस्तान को आधा साल पाकिस्तान होता था, बाहर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलता था, तो जो मैंने देखा इस दौर में पाकिस्तान बाहर के लीगल सिस्टम बेहतर होते रहे टाइम के साथ। टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया, जो भी आपने बड़ी डिटेल्स में बताया फारूक, और टेक्नोलॉजी से वो अपने सिस्टम्स को बेहतर करते रहे। पाकिस्तान का सिस्टम जो शुरू में था, जो अंग्रेज छोड़ के गया था, वो बजाय ऊपर जाने के वो नीचे जाना शुरू हो गया। और बल्कि पाकिस्तान के जो सारे सिस्टम्स थे, जो अवाम को जिन्होंने उठाना था, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो गए। और एक गल्फ आ गया कि एक ताकतवर के लिए एक पाकिस्तान बन गया, जिसको हम एलीट कैप्चर कहते हैं, और अवाम के लिए दूसरा पाकिस्तान बन गया। जो जस्टिस सिस्टम था, आहिस्ता 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 वो सिर्फ ताकतवर के को फायदे के लिए पहुंच गया। ताकतवर जुर्म भी करे तो वो सिस्टम नहीं उसको पकड़ सकता था, और आम आदमी के लिए वो इंसाफ बजाय देने के, आम आदमी जेलों में भरे हुए, और कई ऐसे बेचारे इतने खौफनाक जेलों के अंदर कहानियां हैं गरीब लोगों की, सिर्फ उनकी क्राइम, उनका जुर्म, उनकी गुर्बत थी। तो वो सिर्फ जो बेसिकली एक स्टेट की जिम्मेदारी है इंसाफ फराहम करना, एक तो वो गया। दूसरी जिम्मेदारी स्टेट की थी कि अपने लोगों को तालीम देना, वो सिस्टम सारा खराब हो गया। शुरू में उर्दू जो गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम था उसकी बड़ी हाई क्वालिटी थी, बड़ी देर तक हमारा सारा जो इंटेलेक्चुअल था वो गवर्नमेंट स्कूलों से निकलता था। आहिस्ता 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 प्राइवेट स्कूल ऊपर जाने शुरू हो गए और फैलने शुरू हो गए। पहले थोड़े से अंग्रेजों ने बनाए हुए थे इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिन्होंने मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। बाकी उर्दू मीडियम और गवर्नमेंट स्कूल की बड़ी सारा पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल उधर से आता था। आहिस्ता आहिस्ता सारे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल फैलने शुरू हो गए, और जो गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम था वो नीचे जाना शुरू हो गया। तो वहाँ भी एक एलीट तैयार हो गई, एक तरफ अच्छी नौकरियाँ और वही छोटे से एलीट की, और बाकी लोगों के लिए एक तालीम नीचे गिर गई। वही हॉस्पिटल्स का हाल हुआ। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ, मेरी बहनें, हम सब आहिस्ता 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 गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नीचे चले गए, और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गए अमीरों के लिए, और जो सुपर अमीर थे वो बाहर जाके अपना इलाज करवाना शुरू हो गए। फिर उधर भी गल्फ आ गया। तो ये जो आज आपने रिफॉर्म लेके आए हैं, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक कोशिश की गई है रूल ऑफ लॉ की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना, और फिर सिविल प्रोसीजर कोड जो पहले कर चुके हैं। इसका मतलब कि हम एक रूल ऑफ लॉ की तरफ जा रहे हैं। इसका सारा मकसद ये है
कि आम आदमी के लिए इंसाफ फराहम किया जाए और ताकतवर को कानून के नीचे लाया जाए। मदीना की रियासत की मैं बात करता हूँ, आज तक मदीना की रियासत की ज़्यादातर मस्जिदों में जुमे के खुतबे पे हम सुनते हैं। हमारी ज़िंदगी उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि किसी ने समझाया ही नहीं है उसको कि वो जब अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलो, वो हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया था, क्योंकि वो दुनिया की तारीख का सबसे बेहतरीन मॉडल था। उससे ज्यादा एक दुनिया की तारीख में इनकलाब नहीं आया जो कि वो रियासत कायम करके और फिर एक दुनिया में एक ऐसा एक चेंज आया था, एक ऐसा इनकलाब आया था। तो वही लोग जो कि हैसियत कोई नहीं थी दुनिया की, उन्होंने इमामत की। तो हमें हुक्म इसलिए दिया हुआ है कि अगर आपने इस पाकिस्तान को ठीक करना है, जो आप हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा हुआ था इस्लामी फलाई रियासत, तो वो उसका मॉडल वही था और उसकी दो प्रिंसिपल्स के ऊपर उसकी बुनियाद रखी गई थी। एक था इंसानियत के ऊपर फलाई रियासत, और मुझे बड़ी खुशी है कि कल हमने अपना हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, ये बड़े बड़े खुशहाल मुल्कों में भी इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कर दी कि हर शहरी के पास हेल्थ इंश्योरेंस का ये जो हमने अनाउंस किया है, ये डेवलप्ड मुल्कों में भी ऐसे नहीं है। प्रीमियम दे के इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। मुफ्त इंश्योरेंस हर खानदान को देना, ये भी एक बहुत बड़ा हेल्थ सिस्टम के अंदर इनकलाब है। और फलाई रियासत की तरफ एक हमारा बहुत बड़ा हम कदम उठा चुके हैं। लेकिन ये जो आज आपने किया है, ये एक रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। देखिए, मदीना की रियासत में दो चीज़ें पहले आई थी। 622 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए और पहले 5 साल बड़ी मुश्किल से उम्मत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, सरवाइव किया, कोई खुशहाली नहीं थी। लेकिन इन 5 सालों के अंदर दो चीज़ें स्टैब्लिश कर दी उन्होंने। एक कानून की बालादस्ती, और उन्होंने जब उनकी जो हदीस है कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जब ताकतवर चोरी करता था तो उसको सजा नहीं मिलती थी, और जब कमज़ोर चोरी करता था तो उसको सजा देते थे, कौम तबाह हो जाती है। उन्होंने कहा तुम्हारे से पहले कौम तबाह हो चुकी है। तो आज अगर हम आगे नहीं बढ़ सके तो ये नंबर 1 इशू है पाकिस्तान का। जो सबसे बड़ा पाकिस्तानियों का एहसास है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी है। इनका जो सालाना आमदनी है वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के बराबर है। इनके पास पैसे भी फॉरेन एक्सचेंज में, डॉलर्स में। इनके पैसे जो रेमिटेंसेस भेजते हैं उसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान चल रहा है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर नहीं चल रहा। लेकिन ये इन्वेस्ट नहीं करते पाकिस्तान में। क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? मेरा सबसे ज्यादा ताल्लुक ओवरसीज पाकिस्तानी से इसलिए रहा है क्योंकि मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी रह चुका हूं। मैं 6 महीने तो बाहर कमाई करता था 18-20 सालों तक। तो मैं तो जानता हूं कि उनका मसला क्या है। वो सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि यहां रूल ऑफ लॉ नहीं है। उनको एतमाद ही नहीं है पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम पे। उनको कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट पे कोई एतमाद नहीं है। और ये सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है हमारे आगे बढ़ने। 22 करोड़ हमारी आबादी है, 90 लाख वो बाहर बैठे हुए हैं। और वो जिस वक्त वो अपना यहां इन्वेस्टमेंट लानी शुरू कर दी पाकिस्तान में, जिसमें हर किस्म की नेमत अल्लाह ने दी है, जिस वक्त उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ करना शुरू कर दिया, हमें कोई किसी के पास ये हाथ फैला के जाना नहीं पड़ेगा। कभी हम IMF के पास जाते हैं, कभी अपने दोस्त मुल्कों के पास जाते हैं कि जी हमें कर्जे दे दो। क्यों हम करते हैं? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि कोई किसी को हमारे रूल ऑफ लॉ के ऊपर एतमाद ही नहीं है। ये जो रेकोडिक का केस हुआ, आप सोचे कि उससे कितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ, कितने, यानी वहां से अगर वो माइंस चल रही होती रेकोडिक की, कितना फॉरेन एक्सचेंज आना था पाकिस्तान।
बजाय फॉरेन एक्सचेंज आने के ऊपर हमारे ऊपर फाइन हो गया, $6 अरब का फाइन हुआ। और वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने या तो क्लॉज ये होता है ना कि पाकिस्तान में केस का फैसला होगा, जिस तरह बाहर होता है। इंग्लैंड में तो आपको, इंग्लैंड की अदालतों में अगर आपको कुछ हो तो आप वहाँ फैसला होता है। नहीं, उन्होंने कहा हम आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल करेंगे। तो बाहर की जो, क्योंकि आर्बिट्रेशन बाहर थी, उन्होंने हमारे ऊपर फाइन कर दिया। तो अगर यहीं हमारा केस रिजॉल्व होता, हमारी अदालतों के ऊपर होता, केस भी जल्दी से फैसला हो जाता, आइदर वे केस किधर भी फैसला हो जाता, या हम फाइन दे के वो काने शुरू हो जाती चलनी, या उनके अगेंस्ट जाता, फिर भी हमारी वो माइंस चलनी शुरू हो जाती। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन थी, कितनी बड़ी कीमत, मैं तो सिर्फ आपको एक चीज बता रहा हूं, कितने और केसेस हैं बाहर से आते, सिर्फ इस वजह से वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में नहीं आते। तो ये जो आज आपने किया फरोख, मैं अपनी जुडिशरी से, अपनी वकला कम्युनिटी से, इसलिए मैं उनसे अपील करूंगा कि इसको अब इम्प्लीमेंट आपने करना है। हमने तो अपना आप काम कर दिया कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हमने क्रिमिनल सिस्टम में रिफॉर्म्स कर दिए, लेकिन ये जब तक अब आपके ऊपर है, हमारी जुडिशरी के ऊपर और हमारी लॉयर्स कम्युनिटी के ऊपर, कि अब आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान की क्या पोजीशन आई है अभी, जितनी भी जो भी सर्वे आती है उसके अंदर पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ में नीचे होता है। आप दुनिया में वो मुल्क देख लें जो खुशहाल है, खुशहाल हो ही नहीं सकते जब तक वह रूल ऑफ लॉ नहीं है। स्विट्जरलैंड देख लें, अभी वर्ल्ड बैंक की सर्वे आई है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर जो मुल्क सबसे ऊपर है वो स्विट्जरलैंड है। 99% उनको पॉइंट्स मिले रूल ऑफ लॉ के अंदर। आप अपना ये नॉर्दर्न एरियाज, यहां से सारा नॉर्थ पे चले जाएं, मैं स्विट्जरलैंड देखा हुआ है, मैंने ऑस्ट्रिया देखा हुआ है, मैंने अपना सारा नॉर्दर्न एरियाज देखा हुआ है। आप यकीन करें कि आप मुकाबला ही नहीं कर सकते जो खूबसूरती इस मुल्क में है। स्विट्जरलैंड आधा है हमारे नॉर्दर्न एरियाज का साइज स्विट्जरलैंड का, लेकिन क्योंकि वहां रूल ऑफ लॉ है, स्विट्जरलैंड के अंदर सिर्फ अपनी टूरिज्म के ऊपर वो 60 से 80 अरब डॉलर कमाते हैं। 60 से 80 अरब डॉलर। हमारा तो पता नहीं $100 मिलियन भी नहीं आता हमारी एक्सपोर्ट्स, ये टूरिज्म से, ये भी नहीं आता। तो ये स्विट्जरलैंड में एक आपके सामने मिसाल है, एक वो मुल्क, क्योंकि वहां कानून की बालादस्ती है, वहां कोई कब्जा ग्रुप नहीं आपको मिलता, वहां कोई किसी चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर के चपरासी के अकाउंट में 4 अरब रुपया नहीं आ जाता। वो हो ही नहीं सकता, ये चीजें वो कोई तस्वर ही नहीं कर सकता। ये वहां कोई जाके लंदन बैठ के और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में और फिर उसको फूल फेंक रहे हैं लोग, क्योंकि वहां सारा सोसाइटी कानून की बालादस्ती कायम करती है। सारा जो कौम है, आप स्विट्जरलैंड में जाके देखें, आप पब्लिक में जाए, आप एक कागज फेंकेंगे तो आपको आदमी कहेगा जी ये आपने क्यों सड़क पर ये गंद फेंका। वो सारा माशरा उसके ऊपर है। हमारे लिए ये मिसाल है। और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना की रियासत में कायम किया था। सब कानून के सामने एक बराबर थे। यहूदी भी केस जीत देता खलीफा वक्त से, क्योंकि कानून के सामने सब एक बराबर थे। और हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, और ये सबसे ज्यादा इस वक्त जिहाद है कि हम किसी तरह ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए। और ये जो आपने किया है, ये पहला स्टेप है उस तरफ। टेक्नोलॉजी का आपने इस्तेमाल किया। मैं जब क्रिकेट खेलता था, मैंने बड़ी कैंपेन की कि न्यूट्रल अंपायर होने चाहिए। तब अपने अपने अंपायर होते थे, तो न्यूट्रल अंपायर होने चाहिए। मुझे बड़ी 6 साल मैंने कैंपेन करी, बड़ी मुखालिफत हुई। और फिर मैंने साथ साथ टेक्नोलॉजी की बात की कि इस्तेमाल करो, उसकी बड़ी मेरे ऊपर तनकीद हुई। हमारे ज़माने में क्रिकेट में आम लड़ाइयाँ होती थी फील्ड के ऊपर कि जी चीटिंग हुई है। आज टेक्नोलॉजी आ गई है, न्यूट्रल अंपायर हैं। मैच होता है, जो हारा है वो हार तस्लीम कर लेता है, जो जीतता है वो मान जाता है। जो हम कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में ईवीएम मशीन से, हम भी टेक्नोलॉजी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन
ये जो टेक्नोलॉजी आप जुडिशल सिस्टम में लेके आएंगे, मैं आपको सबसे ज्यादा फायदा इसको एक आम आदमी को होगा। जो बेचारा ताकतवर है, बेचारा मैं कह रहा हूं जो इस मुल्क में ताकतवर डाकू है, उसको तो इस सिस्टम ने बड़ा फायदा पहुंचाया है, लेकिन आम आदमी उसको जरूरत है इन रिफॉर्म्स की। और जैसे जैसे हम प्रोटेक्शन देते रहेंगे अपने लोगों को, अल्लाह की बरकत आएगी इस मुल्क में। इब्न खालदून कहता है मेरा तज्जिया है, और वो बहुत बड़ा स्कॉलर था, उसने कहा मेरा तज्जिया है मेरी जिंदगी का और कुरान को जितना भी मैंने मुताला किया है कि अल्लाह ने इंसान को सिर्फ जमीन में भेजा ही एक वजह से है कि उसकी जमीन में इंसाफ कायम करो। तो माशरे के अंदर जब तक इंसाफ नहीं होगा, खुशहाली नहीं आएगी, जो कि मदीना की रियासत में था। पहले इंसाफ कायम किया, पहले उन्होंने फलाई रियासत कायम की वसाइल के बावजूद, और फिर वो खुशहाली आई जो कि दुनिया की तारीख में कभी भी इस तरह की चेंज नहीं आया एक माशरे के अंदर जो उसके बाद आया। तो अल्लाह की बरकत तब आती है जब गरीब आदमी जब अस्पताल में जाता है और उसकी एक स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस पे उसका इलाज होता है, उसकी तकलीफ होती है, उसकी दुआएं निकलती हैं, वो अल्लाह उसकी दुआएं सुनता है। जब एक गरीब आदमी को इंसाफ मिलता है ताकतवर के खिलाफ, उसके घर के ऊपर कब्जा हो जाता है या उसकी ज़मीन पे, और रियासत उसकी ज़मीन छुड़वाती है, ताकतवर को सजा देती है, उसकी दुआएं निकलती है उस स्टेट पे, अल्लाह की बरकत आती है उस माशरे पे, जो कि स्विट्जरलैंड में है। याद रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए उनका पैगाम था। इसका मतलब जो दुनिया का माशरा उनके हुक्म पे चलेगा वो खुशहाल हो जाएगा, उसको अल्लाह की बरकत आएगी उस माशरे पे। तो अगर स्कैंडिनेविया में सबसे ज्यादा उनकी सुन्नत पे लोग चल रहे हैं, यानी वहाँ इंसाफ भी कायम कर रहे हैं, इंसानियत का भी निज़ाम है, जानवरों को वो हुकूक दे देते हैं, इंसानों को तो छोड़े, तो अल्लाह की बरकत आनी है वहाँ। यहाँ से लोग बड़े पैसे खर्च के उधर जाएंगे स्कैंडिनेवियन मुल्कों में, और उनसे कभी पूछें क्यों वहाँ रहते हैं, उनको याद आता है पाकिस्तान, लेकिन वो आपको बताएंगे कि किस तरह का वहाँ का इंसानियत और इंसाफ का निज़ाम है। तो मैं आखिर में फ़ारूक नसीम आपकी सारी टीम को मैं फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे ख़ास तौर पर खुशी हुई कि आपने जो हमारी ख़वातीन आधी आबादी पाकिस्तान की, मुझे इतना बुरा लगता था जब मैं अपने हलके में जाता था तो मुझे जब ख़वातीन कहती थी कि जी हमें जो हमारा इनहेरिटेंस राइट था, जो हमें हमारे माँ बाप से हमें जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए था, हमें हिस्सा ही नहीं मिलता। तो मैं हमेशा सोचता था कि ये तो अल्लाह ने हुक्म किया हुआ कुरान में, ये तो शरीयत के अंदर है कि हमारी औरतों को हिस्सा है उस पर जायदाद में। ये तो 1500 साल पहले तकरीबन ये तो हमारे मदीना की रियासत में उन्होंने दे दिया था हिस्सा। तो यूरोप के अंदर तो 100 साल पहले औरतों को हिस्सा मिला है, हमें तो तब से यहाँ अल्लाह ने हुक्म किया था कि औरतों का जायदाद में हिस्सा है, लेकिन कितनी औरतों को मिलता है यहाँ। तो ये जो आपने कदम उठाया और इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको अब हमने पब्लिक के अंदर ले जाके इसमें शऊर पैदा करना है अपनी ख्वातीन में कि अब ये नहीं हो सकता कि आपकी जायदाद में हिस्सा ना मिले। अब कानून में इम्प्लीमेंटेशन का तरीका दिया हुआ, तो ये भी बहुत बड़ा काम किया है। और इंशाअल्लाह जिस तरह आपने कहा कि ये पाकिस्तान में एक डिफाइनिंग मोमेंट है, हमने ये जो अब लॉ रिफॉर्म्स लेके, और मुझे पता है कि इसके अंदर हम इस्लाहत करते जाएंगे, मुशावरत होती जाएगी, क्योंकि ये कोई जो रिफॉर्म्स हैं वो एक डायनामिक प्रोसेस है, वो सारा वक्त इज्तिहाद मुशावरत से रिफॉर्म प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन आपने जो बुनियाद रख दी है, और ये वाकई जिस तरह आपने कहा ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान का। फिर से मुबारक देता हूँ आपको।